स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ का मॉडल पेपर सेकंड है ना। पहला मॉडल पेपर जो था पहला सेट वो कंप्लीट हो गया है, कल अपलोड किए हैं, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं 10 क्लास मॉडल पेपर करके, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आज एक दूसरा सेट देखेंगे मैथ का है ना। और अच्छा साइंस का, हाँ साइंस का भी 2 सेट हो गया है, ठीक है। साइंस का भी 2 सेट हो गया है, तो ये मैथ का दूसरा सेट। और आज देखते हैं तो साइंस का एक और सेट भी दे देंगे, ठीक है। तो दूसरा सेट का क्वेश्चन देखिएगा। और अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, हर चैप्टर से कितना बनता है, कितना कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। फिलहाल अभी मॉडल पेपर देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला मॉडल तो खत्म हो गया। दूसरा देखिए, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है। तो हर सेट में ये एक क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड निकालने का, इसलिए 5 सेट दिया है। पांचों सेट को पूरा बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो 40 में 40 नंबर धरल है ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वही बढ़िया से समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वहाँ देखिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने का क्या तरीका है, तो कुछ तरीका नहीं, बस ऐसा लिखिए और इसको पहाड़ा में तोड़ते चलिए, ठीक है। तो लास्ट में देखिएगा, अगर सम संख्या हो यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाता है, ठीक है। तो ये भी सम में 2 से कट जाएगा, 2 7 14 और 2 0 0, ठीक है। फिर से 70 भी सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 जाएगा यहाँ, 10 होगा, 2 5 10, ये 3 से 5 से कटेगा, 35 से लास्ट में 0 या 5 रहे तो 5 से कटता है, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा, 5 से 35, 7 तो किसी से नहीं कटेगा, 7 का 7। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, गुणनफल यानी गुना के रूप में इसको लिख देना है। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे कोई इसको अगर ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा ये जैसे अगर हम चाहें इसको तो 4 से भी काट सकते थे। 4 तिया 12, 2 गया 20 हुआ, 4 5 20। लेकिन 4 से क्यों नहीं काटे, 2 से क्यों काटे। और अगर 4 से कोई काट दिया, या कोई 6 से काट दिया, या 8 से काट दिया, या 10 से काट दिया, तो क्या होगा उसको समझ लीजिए ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है अभाज्य गुणनखंड लिखना। क्या है, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है यानी प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या, वैसी संख्या जो किसी दूसरे के पहाड़ा में ना आवे तो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 अभाज्य संख्या किसी और के पहाड़ में नहीं आता है, 2 खाली अपने पहाड़ा में आता है और 1 का पहाड़ा में, इसलिए अभाज्य संख्या 2 है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर 4 को देखेंगे तो 4 आता है, किसका पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में, इसीलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। इसलिए भाज्य संख्या से हम इसको नहीं काट सकते हैं, भाज्य संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको तो करना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये तो हो जाएगा भाज्य गुणनखंड, तो भाज्य नहीं करना है, ठीक है। और वैसा पहाड़ा से नहीं काटिएगा इसको जो किसी दूसरे का पहाड़ा में आता है, यानी 4 से नहीं काट सकते हैं, 6 से नहीं काट सकते, 8 से नहीं काट सकते, 9 से भी नहीं काट सकते हैं, ठीक है। 9 से काटने की जगह 3 से काटेंगे, क्योंकि 9 3 का पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो ये सब बातों को, छोटा छोटा बातों को ध्यान रखिएगा तो गलती नहीं होगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 45 और 160 का HCF होल है। अच्छा तीसरा है। दूसरा है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF है। देखिए HCF A और B 2 धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है, HCF अच्छा दिया हुआ नहीं है, HCF गुना LCM लिखा हुआ, बराबर क्या होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल, कल का भी पार्ट जो था पहला सेट उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन बताए थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के गुना के बराबर होता है, ठीक है। LCM गुना HCF बराबर का होता है, तो जो 2 संख्या दिया हुआ रहेगा वही दोनों संख्या का गुणनफल। तो इसका आंसर हो जाएगा A गुना B होगा, क्या है कि यही दोनों संख्या दिया हुआ है A और B, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन होगा A गुना B, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 45 और 160 का HCF निकालना है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है, ठीक है। हर सेट में एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए बढ़िया से समझते चलिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। 145 और 160 का HCF
HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो तरीका है इसका, या तो एक है कि ये सब एलसीएम निकाल के निकालिए ये गुणनखंड करके, या फिर इसको भाग दे के निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो हमको लगता है भाग दे के ही बना देते हैं, भाग वाला ही आसानी की ऐसे वाला ही, चलिए इसी को बना देते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 9 45, ये 3 से 3 3 9, ये 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 0 0, 2 4 8, 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, 2 5 10, 5 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, 45 का कितना है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 3 3 और 5 है, तो 3 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे। 160 का कितना आया उसको भी लिख देना है। 160 का आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 है, हाँ, फिर 5 है, 1 2 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर जो दोनों में है। तो 5 5 दोनों में कॉमन है, तो यही 5 हो गया HCF, ठीक है। और कोई दोनों कॉमन रहता तो उसको भी एक लिख के गुना कर देते तो वो हो जाता है उसका HCF, ठीक। लेकिन खाली 5 कॉमन है तो 5 इसका HCF, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, HCF निकाल सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो ये पहला चैप्टर सही है। एक फार्मूला पढ़े हैं, A = BQ + R। तो यही वाला को घुमा फिरा कर ऑप्शन में दिया हुआ है। एक ठो में लिखा है A = BQ - R, एक ठो में लिखा है +R। तो ये तो +R वाला सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। एक ठो में डिवाइड कर दिया, B/Q कर दिया तो वो गलत है, ठीक है। तो ये फार्मूला सही होगा, है ना, ये A = BQ + R, जिसको यूक्लिड का फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड का एल्गोरिथम है ना। तो ये A = BQ + R, ये याद करने वाला चीज़ है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा से हो गया, 5वां नंबर। यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो इसका शून्यक क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ बाबू, है ना, शून्यकों का गुणनफल देखिए दिया हुआ है, गुणनफल 8 है तो इसका बोला है शून्यक क्या होगा, शून्यक बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये एक A है, लास्ट में क्या है, A है, तो इसका शून्यक है। अच्छा चलिए, x² - 9x + a है और इसका शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो शून्यक निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया, लेकिन घूमिएगा नहीं, ठीक है। देखिए, शून्यकों का गुणनफल का कल फार्मूला बताया था। शून्यकों का गुणनफल को शॉर्टकट में अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा लिखते हैं, और इसका फार्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है C/A। शून्यकों का योगफल होता है -B/A और गुणनफल होता है C/A, ठीक है। तो हमको गुणनफल दिया हुआ है तो गुणनफल से काम करेंगे, C/A। अब ये C/A होता है और ये दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इसको भी लिख दीजिए बराबर 8, यानी C/A बराबर दिया हुआ है 8। अब यहाँ से C निकाल दीजिए। पहले वाला तो A होता है, x² के साथ जो रहता है, x के साथ जो रहता है वो B, और ये वाला C। तो देखिए C/A, तो C में देखिए क्या है, A है बाबू, तो A लिखेंगे। और A में क्या है, तो यहाँ x² में कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो कुछ नहीं तो 1 है, बराबर 8। तो A कितना आ गया, देखिए ये भाग में है, इधर 8 तरफ आके गुना हो गया, तो A आ गया 8। तो A निकल गया 8। हमको A नहीं निकालने वाला है, हमको बोला है कहा इसका शून्यक निकाल है। तो A जब तक पता नहीं चलता, शून्यक नहीं पता चलता है ना, कहा कोई नंबर रहेगा तब ना शून्यक निकालेंगे। यहाँ A लिखल था तो गड़बड़ था, इसलिए A का वैल्यू पहले निकाल दिया 8। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, समीकरण x² - 9x + 8 आ गया ये। अब इसका शून्यक निकाल सकते हैं। तो शून्यक निकालने का बहुत सारे तरीका है। एक मूल वाला तरीका है, मूल निकालने रहता है, वो भी एक तरह का शून्यक है, ठीक है। अब और क्या तरीका है, तो एक तरीका है पहला लास्ट को गुना कर दीजिए। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का तरीका है, पहला लास्ट को गुना करिए रफ में, तो 8x² होगा, 8 और x², 8x², फिर इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, यानी किसका पहाड़ा में आता है उसको लिखिए, 2 चौके 8 होता है, और किस में आता है 8 का 8 होता है, ठीक है। और ये दोनों में से x² है तो इस सब में तो x रहेगा ही, और ये दोनों में से किसी एक को जोड़ के या घटा करके इसमें जो बीच में रहेगा उतना लाना है, ठीक है। तो 8 और 1 जोड़ने से 9 आएगा, लेकिन यहाँ भी ध्यान देना है कि -9 है तो -9 आना चाहिए, तो जोड़ लगा देंगे तब तो 8 और 1 9 हुआ, लेकिन +9 हुआ, तो -9 कैसे आएगा, तो कहिएगा माइनस लगाना होगा, तो माइनस लगा देंगे तब तो घट जाएगा, 8 में घटेगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन 9 लाना है हमको।
जोड़ना भी है और माइनस में लाना है, तब क्या करें, दोनों माइनस लगाना होगा, तब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी जोड़। तो 8 8 1 9 और बड़ा माइनस है इसलिए -9x। ठीक है, तो यहीं पे सोल्व कर देना है, जहाँ पे ये इस तरह का पूरी तरह से ये बीच में जितना रहे उतना आ जाए तो उसी का काम है। बाकी यहाँ देखिए पहला वाला जैसा है वैसे उतार देना है। बीचवा में जो 9x आए किसको जोड़ने से आए उसको लिख दीजिए। तो इसको जोड़ने से आए -8x -1x। ठीक है, तो इसकी जगह फिर लास्ट वाला जैसा है वैसा उतार देना है। उस पर कॉमन निकालिए, तो x कॉमन निकलेगा तो यहाँ x² यानी 2x था तो एगो बच गया। 8 से x गया तो 8 खाली बचेगा 8, और इसी को यहाँ लिख देते हैं x - 8 और ऊपर से मिला दीजिए। 1x माइनस में है यहाँ प्लस में है तो -1 से गुना होगा तो 1 और x 1x माइनस माइनस प्लस 1 × 8 है। उसके बाद कॉमन फिर से निकल जाएगा x - 8, दोनों में यहाँ भी है यहाँ भी, तो कॉमन निकल गया तो बच जाएगा x - 1। अब इसका बराबर 0 कर दीजिए, शून्य का निकालना है तो x - 8 बराबर 0, इधर x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस में उधर जाकर +8, x बराबर यहाँ +1, तो 1 और 8 इसका शून्यक हो गया। ठीक है, तो 1 और 8 ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 1 और 8 है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा कोई कोई लंबा घुमा फिरा के, तो घबराना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखिए, सब बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर में हम अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1। देखिए x² + 2x + 1, इसका अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, तब बताना है 1/α + 1/β बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, 1/α + 1/β बराबर क्या होगा। अल्फा बीटा अगर इसका शून्यक है तो अल्फा बीटा अगर शून्यक है तो 1/α 1/β क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, और शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा इसका क्या है, शून्यक है, तो 1/α 1/α और 1/β क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो अल्फा बीटा शून्यक है तो शून्यक निकालेंगे और दोनों को यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक, तो पहले क्या करेंगे बाबू, शून्यक निकालेंगे। तो फिर से देखिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का तरीका, पहला लास्ट को गुना कर दीजिए, 1x² हो जाएगा, इसको 2 भाग में करिए तो 1 का पहाड़ा 1 में आता है, 1 का 1, और x² है तो दोनों में x लगेगा, और बीच में देखिए कितना है 2 है तो 2 लाना पड़ेगा, इसको जोड़ के या घटा के, तो जोड़ने से आएगा 1 और 1 2x। ठीक, तो इसको उतार देंगे, x² जैसा वैसा रहेगा, बीचवा में ये वाला लिखाएगा +1x + 1x, और लास्ट वाला भी उतर जाएगा, तो x कॉमन निकल जाएगा दोनों से, तो x बचा, यहाँ से x निकला तो +1 खाली, और यहाँ से 1 1 पूछो नहीं तो 1 कॉमन निकलेगा, तो x + 1 यहाँ भी, फिर x + 1 कॉमन है तो निकालिए कॉमन, और x + 1 यहाँ पे भी बच जाएगा। हाँ, ये बाहर वाला x और ये वाला 1। अब बराबर 0 है, शून्यक निकालना है ना, तो बराबर 0 है, तो बराबर 0 दोनों के साथ कर दीजिए, एक बार x + 1 बराबर 0 और एक बार ये वाला x + 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 माइनस में, ये भी माइनस में है। तो अल्फा और बीटा क्या है, शून्यकों का अल्फा बीटा कहा बाबू, शून्यक है, तो एगो शून्यक ये है तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो जाएगा दूसरा वाला, तो दोनों तो सेम आया, तो यहाँ पे अब रख दीजिए 1/α + 1/β, तो 1/α, अल्फा है -1 + 1/β, बीटा है -1। अब कितना आएगा, तो एक को 1 से भाग देंगे, एक को 1 से भाग देंगे तो 1 का 1 ना होगा, और ये भी माइनस प्लस माइनस 1 का 1। अब माइनस माइनस का होता है जोड़, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, लेकिन लगेगा माइनस है, दोनों माइनस है तो -2, तो -2 ऑप्शन देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन में -2 है। ठीक है, तो बस शून्यक निकाल के इस तरह से यहाँ रखने बोला है तो रख देना है, और जोड़ घटाव थोड़ा सा कर देना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, x के लिए ग्राफ में आकृति दिया हुआ है, बहुपद में बहुपद की शून्यकों की संख्या बताना है। तो ग्राफ वाला तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा, इसको तो जान भी करिएगा। इस तरह से ग्राफ में ये दिया हुआ ऐसा 1 2 3 4 जगह कटा हुआ है, तो px की शून्यक संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली x में कई बार कटा उसको गिनना है, 1 2 3 4, x लाइन में 4 बार कटा है तो 4 आंसर। समीकरण a1x + b1y बराबर c1 बराबर 0 है, और फिर a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये तीसरा चैप्टर में पहुँच गया है।
ठीक है, तीसरा चैप्टर में पहुंच गए। यहाँ क्वेश्चन में है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, माने सब बराबर है तीनों। तो इसमें क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन में है अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या दो हल होगा। ठीक है, तो इसके लिए कल भी एक टेबल बता दिए थे, इसका याद करने बोले थे हैं, तो वाला टेबल याद रखिएगा तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। कब ये दो को बराबर रहने से क्या होता है, या कोई बराबर ना रहे तो क्या होगा, तीनों बराबर रहे तो क्या होगा, ये सब का हम बता दिए थे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तीनों बराबर रहेगा तो क्या याद रखिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो कौन सा ऑप्शन में है, अनेक हल होगा, बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो एक टेबल जो कल बताए थे आज भी देख रहे हैं, दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा इसको, है ना। तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से रहेगा तो रट लीजिएगा वो टेबल को, कब अद्वितीय हल होता है, कब प्रतिच्छेद करता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सब बराबर रहे तो अनेक हल, कोई बराबर ना रहे तो अद्वितीय हल, एक बराबर रहे तो और एक नहीं रहे तो कोई हल नहीं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में 3x + 2ky, 2ky बराबर 2, 2x + 5y + 1 बराबर 0। समांतर है तो k का मान निकालना है। कहा बाबू समांतर बोल दिया है, समांतर है तो वही टेबलवे का काम है। ठीक है, तीसरा चैप्टर में का क्वेश्चन बनाने के लिए वो टेबलवा जो दिखा रहे हैं वो टेबलवा यादें करना पड़ेगा। समांतर है बोल रहा है, समांतर कब होता है तो जानिएगा तब ना। तो A1/A2 बराबर B1/B2 होता है जब दो को बराबर हो और एगो ना बराबर हो, है ना, एगो बराबर ना हो तो समांतर होता है। जब दो को बराबर हो और एक ठो बराबर नहीं है तो समांतर, और तीनों बराबर हो तब तो समपाती होता है, तीनों बराबर रहने से समपाती होता है। ठीक है, तो हमको दो को बराबर है तो दो से काम है, A1/A2 B1/B2 से काम है, C1/C2 से कोनो काम नहीं है। ठीक है, काहे कि दोनों बराबर है। तो देखिए ये पहला वाला A1 होता है तो A1 3/A2, A2 देखिए इसका नीचे वाला 2 बराबर B1, B1 यहाँ पे देखिए y के साथ क्या है तो y के साथ 2k/B2, B2 y के साथ नीचे वाला में 5, बस k का मान निकल गया है। देखिए 5 गुना भाग में इधर आएगा तो गुना में गुना हो जाएगा, और ये 2 गुना में है तो इधर आके नीचे आ जाएगा 2, यह ना होगा। के निकालना है तो के साथ जितना नंबर है सबको हटाना पड़ेगा ना, बॉर्डर पार करना होगा। तो 5 भाग में तो इधर आ गया तो गुना, ये 5 लिखे तो 3 लिख दिए 5, और ये 2 गुना में 2 के साथ के साथ गुना ना है तो गुना है तो नीचे आ गया ये भाग है। अब लिखिए 5 या 15, 2 दूनी 4, तो के बराबर 15/4 ऑप्शन में है कि नहीं, सी नंबर ऑप्शन में है, देख लीजिए है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 10वां नंबर, के का मान के किस मान के लिए 8x किधर ये 8x + 5y बराबर 9, और एक और है kx + 10y बराबर 15 का असंगत है। असंगत है बोला है, असंगत 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 किसको, समांतर, जो समांतर रहता है वही असंगत होता है, और जो समपाती होता है वो संगत रहता है। समपाती माने तीनों बराबर तो संगत, और एगो बराबर और एगो नहीं बराबर तो उसी को समांतर कहते हैं, जैसे ये है, और असंगत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला असंगत है तो असंगत है माने वही कम बोल रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 है और C1/C2 बराबर नहीं है, तो नहीं है उसका हमको काम नहीं है। ये दोनों बराबर है तो इसको देखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, यही से काम करेंगे, यहाँ से k निकल जाएगा। A1 देखिए 8 है और A2 k है, 8/k बराबर B1 यहाँ देखिए 5 है और B2 यानी इसके नीचे 10 है, हो गया। k का मान निकालना है, के भाग में है इधर आके गुना हो जाएगा, और ये 10 भाग में है तो ये इधर आके गुना हो जाएगा, तो 10 × 8 = 80 हो जाएगा, और ये के इधर जाके 5k हो जाएगा। अब 5 गुना में तो इधर 80 तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 80/5 बराबर के, तो कटेगा 5 × 1 = 5, 3 × 5 = 30, तो 16/85 यानी के का मान आ गया 16। ठीक है, के का मान 16 आ गया बाबू, तो 16 बी नंबर ऑप्शन सही है।
है। अब अगर इसको डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोनों तो बराबर है, संगत असंगत, संगत और समांतर एक ही बात होता है, जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, इतना याद रखिएगा, बराबर दो होता है, ठीक है। यानी ये वाला के बराबर होगा। तो देखिए ये वाला देखिए ना, ऐसे यहीं पे सोचिएगा कि 5 और 10 है तो 5 दूनी 10, दुगुना है तो ये 8 है तो इसका भी दुगुना होगा, 8 दूनी 16 ही होगा, 5 दूनी 10 दुगुना है, 8 दूनी 16, यहाँ 16 होगा। तो डायरेक्ट भी 16 आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, क्या कि वहाँ पे तो टिक लगाने से मतलब है, बनाने वाला थोड़ी है। लिखित वाला एग्जाम रहता सब्जेक्ट तब ना वहाँ पे लिख के बनाते, तो शॉर्टकट तरीका भी याद। 11 नंबर 5x + 3y = 4। 11 नंबर में है 5x + 3y 3y = 4 और है 3x - 2y = 10। इसका हल क्या होगा वो बताना है, हल करना है बाबू। तो हल करने का 4 तरीका है, विलोपन विधि, प्रत्यास्थापन विधि, बद्ध गुणनखंड विधि। तो ये सब में से कौन सा तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, या ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या कि टिक लगाने वाला है तो ऑप्शनों से काम कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन से हम देखते हैं काम करके, या एक बार विलोपन विधि बता दें, ऑप्शन से ही देख लेते हैं। ऑप्शन कहाँ गया ऑप्शन, हाँ ऑप्शन में है, जैसे पहला ऑप्शन में है x = 1 y = -1, दूसरा ऑप्शन में है x = 2 y = -2। चलिए ये दोनों ऑप्शन को देखते हैं। x में 1 तो x में 1 रखेंगे तो ये 5 1 रखें तो 5 का 5 हो जाएगा। y में -1 यहाँ रखेंगे तो 3 गुना होगा -1 से, तो 3 का 3 -3 होगा। 5 में 3 घटाएंगे तो 4 होगा, नहीं होगा तो ये हो गया गलत, ठीक। तो गलत हो गया तो यहाँ कहाँ चेक करेंगे, दोनों में सही होना चाहिए। तो यहाँ गलत हो गया तो दूसरा में चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, x 2 है तो x 2 रखेंगे यहाँ, तो 5 है तो 5 दूनी 10 नहीं होगा, है। और यहाँ 2 है, y भी तो y 2 माइनस में 2 है, माइनस तो 3 दूनी 6, लेकिन -6 होगा। तो 10 में 6 घटाएंगे तो एकदम 4 आ जाएगा। तो ये तो सही लग रहा है, पहला सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें रख के देखिए, इसमें सही हुआ तो फिर मार देंगे टिक इसको। x में 2 तो x में 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 -2 y में -2 तो -2 गुना 2 तो 2 दूनी 4, और यहाँ भी माइनस है, -2 +4 हो जाएगा, 6 4 10, ठीक है 10 माने पूरी सही है, दूसरा ऑप्शन सही। तो ऑप्शन ए से ऐसा वाला क्वेश्चन काम चल जाएगा। और सॉल्यूशन इसका थोड़ा लंबा होता है, अगर हल करके बनाना चाहे तो, ठीक है। तो हल करके बनाना, यहाँ पे तो हम मॉडल को का क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे बनाना है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एग्जाम में इस तरह से आप पुट करके बना सकते हैं इसका, एकदम शॉर्टकट तरीका। और इसको फिर पूरा डिटेल कैसे विलोपन विधि, कैसे बद्ध गुणनखंड विधि, कैसे प्रत्यास्थापन विधि से हल करते हैं, उसको जानने के लिए तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और कल का वीडियो में विलोपन विधि बता दिए थे, ठीक है, तो उसको भी देखे होंगे, समझ में आ गया होगा। और पूरा डिटेल से एकदम समझना चाहते हैं तो चैप्टर पढ़ना होगा। अब एक ही वीडियो में पूरा 6 चैप्टर कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो फास्ट करना पड़ेगा ना। अब एकदम डिटेल घुस जाएंगे, 1 घंटा से एक चीज़ को समझाएंगे तो फिर कैसे पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट करना है 1 घंटा में। तो फटाफट कर दे रहे हैं, लेकिन समझते चलिएगा बढ़िया से। जिसको डिटेल एकदम बढ़िया अंदर से समझना है पूरा एकदम गहराई तक, तो कमेंट करिएगा, वो चैप्टर पढ़ा देंगे पूरा, है ना। तो गहराई से समझ में आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है, कहा ये 13 तो हो गया था रे, 11 हुआ था। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में है x = a y = b। तो बोला है x - y = 2 और x + y = 4 का हल क्या है और a और b का मान क्या होगा। a और b का मान निकालना है, ठीक है। ए बाप रे, देखिए यहाँ बोल दिया, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन वहाँ को थोड़ा सा क्या कर दिया, कंफ्यूज करने की कोशिश किया, लेकिन कंफ्यूज क्या होइएगा। x = a बोल दिया तो x में पहले a लिख दीजिए, a - y बराबर बोला b तो b = 2। फिर x है तो x में a बोला तो a, y है तो y में b बोला है तो b बराबर ये इधर 4। तो इसको मान लेना, इसको 2 माने बनाना इससे है, ठीक है। वही a और b का मान निकालना है, तो वही तरीका है। या तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को पुट करके देखिए 2 आ रहा है कि नहीं, और नहीं तो विलोपन विधि। तो विलोपन विधि यहाँ देखिए आराम से बनेगा। विलोपन विधि में क्या है, दोनों समीकरण को बस जोड़ दीजिए बराबर करके। तो यहाँ बराबर है, पहले से a b b बराबर है दोनों, तो जोड़ दीजिए डायरेक्ट। तो ये b कट जाएगा, a और a हो जाएगा 2a बराबर इधर 4 और 2 6। तो a बराबर हो जाएगा 2 3 6 3। अभी 3 का वैल्यू रख देंगे कहीं पे, कोई ये इक्वेशन में, एक जगह में 3 - b बराबर 2। तो -b रह जाएगा बराबर 2, ये प्लस में 3 इधर जाएगा माइनस, तो -1 हुआ और इधर -b, एक b कट गया, माइनस कट गया तो b 1 हो गया और a हो गया 3। तो a 3 और b 1। आंसर देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है,
है 3 1 3 1 3 और 1 सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 और 1। ऐसे भी देखिए ऑप्शन वाला से काम चलता, ऑप्शन में 3 जैसे था तो 3 रखेंगे यहाँ और यहाँ 1, तो 3 में 1 घटाएंगे 2, सही है। यहाँ 3 और यहाँ 3 और 1 4, सही है। तो ऑप्शन को भी यहाँ रख के आप आंसर ला सकते हैं। 13 नंबर में है 5x + 2y = 16 यानी 16, 7x - 4y = 2 के हल क्रमशः, इसका भी हल करना है, मैंने वही x और y का मान निकालना है। तो चलिए ऑप्शन ए से काम चल जाएगा, फिर से ऑप्शन ए से काम चलाइए। विलोपन विधि और फलना और ढेकना विधि करते रहिएगा तो बहुत लंबा होगा, उतना लंबा कहाँ करेंगे, हमको आंसर से मतलब है। यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार कि लंबा अगर बढ़िया डिटेल से पढ़ना है तो फिर सब्जेक्ट किताब चैप्टर पढ़िए, वहाँ पे तो ही है। यहाँ पे तो मॉडल सॉल्यूशन कर रहे हैं, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अब एग्जाम में लंबा करके क्या करिएगा, है एग्जाम से पहले जितना समझना है समझ लीजिए, एग्जाम के समय लंबा और छोटा नहीं देखना है। वहाँ पे जो टिक लगाने वाला है तो टिक लगाने वाला आंसर को खोजना है, और लिखने वाला है तब फिर वहाँ कॉन्सेप्ट और वो सब खोजना है कैसे बनेगा उसको। तो अभी टिक लगाने वाला है तो इसको टिक लगाने का उपाय है, शॉर्टकट एकदम बता रहे हैं, ऑप्शन से काम करेंगे, ऑप्शन देख के आंसर लाएंगे। ऑप्शन में जैसे पहला ऑप्शन को ही रख के देखते हैं, ये है पहला ऑप्शन, रखिए देखिए पहला ऑप्शन को रखते हैं। देखिए x में 2 है तो यहाँ 5, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे साफ से थोड़ा, ये ठीक है। x में 2 है तो यहाँ 2, तो 5 और 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस y में 3 और ये 2 है तो 3 दूनी 6, तो 10 और 6 16 नहीं होता है, तो सही है, पहला सही है। अब दूसरा ऑप्शन में, दूसरा क्वेश्चन में रखते हैं, ये 4y = 2 आवे चाहिए, है 2 आवे चाहिए बाबू। 7 और x में 2 है तो 7 दूनी 14, -4 और y में 3 है तो 4 3 12, 14 में 12 घटाएंगे 2 आ गया, मैंने सही आया। काहे को बनाते रहेंगे विलोपन विधि से, ऑप्शन सही आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है, आंसर दोनों का सही है। 14 नंबर अब क्वेश्चन, ये पहुंच गया चौथा चैप्टर, ठीक है। कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण छांटना है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन में है x × x × x + 1 = x + 2 x - 2। इसका भी शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, बहुत लंबा सॉल्यूशन होता है, तब दिखता है कि x² है कि नहीं। तो शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका क्या है बाबू कि क्वेश्चन में देखिए हो कि कहाँ पे x² हो रहा है और कट रहा है कि कहाँ हो रहा है, तो x यहाँ गुना होगा तो x² होगा, बाकी इससे भी गुना होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं, खाली x² दिमाग पर रखिए, कट हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है x², 1 यहाँ वाला x यहाँ से तो गुना होगा करेगा, तो x² इधर भी होगा। उसके बाद साइन देखिए, इधर प्लस में x² होगा, इधर भी प्लस में, तो प्लस प्लस रहेगा, कट जाएगा, x² कट जाएगा और बाकी खाली x और कोई नंबर बचेगा, तो x² कट गया, खत्म हो गया, मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है। x² रहेगा, x का पावर 2 रहेगा, घात 2, तब ना इसको कहते द्विघात बहुपद कहते। अब पावर 2 तो कट गया तो द्विघात बहुपद नहीं है। बाकी को सोल्यूशन करने का कोनो जरूरत नहीं है, हमको छांटना ना है, तो छांटने से मतलब रखिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन में क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर = 2x - 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर यहाँ तो होगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a² होता है, तो ये तो a है, तो a² एक ठो तो होता है, तो a² तो रहेगा। अब उधर देखिए और एक ठो a² हो रहेगा, x² इधर नहीं है, इधर तो कुछ करना नहीं है, बस 2x - 3 है, तो x² इधर नहीं है, माने इसको काटने वाला कोई नहीं कट रहा है, ये रहिए जाएगा, तो ये रह जाएगा, यानी x² है, इसीलिए ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। x² कट जाता है, द्विघात बहुपद नहीं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा, है। तीसरा ऑप्शन को भी चेक करने के लिए दिखा दे रहे हैं, चेक करके x - 3 कैसे चेक करिएगा उसको देखिए x गुना x दिख रहा है, बाकी गुना नहीं करिए, खाली x करिए ना, x², अरे कोई x² इधरों दिख रहा है, तो देखिए प्लस में x², ये हो प्लस में, तो कट जाएगा, x² खत्म हो गया, माने द्विघात नहीं है। चौथा ऑप्शन को भी चेक करते हैं, देखिए x + 2 का होल क्यूब है बराबर x² - 4। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन में यहाँ पे a + b का होल क्यूब जैसा दिख रहा है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ है, फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, a³ होता है +3 a² b +3 ab² + b³, ठीक है। अब इसमें देखिए, हाँ द्विघात बहुपद, द्विघात माने 2 घात होना चाहिए, हाईएस्ट घात, सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, यहाँ तो 3 हो रहा है पावर, 3 है ना, x का पावर 3 आ रहा है, क्या ये a है, इसका एक पावर 3 आ रहा है, पावर 3 है, मानिए 3 घात आ जा रहा है, ठीक है, द्विघात नहीं है, 3 घात आ गया, मतलब क्या, दूसरा ऑप्शन ये वाला खाली द्विघात है, बाकी बात नहीं है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन,
द्विघात समीकरण का समान एवं पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। समान मूल बोल रहा है। देखिए मूल वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन डी बराबर बोल रहे थे ना, डी बराबर 0 हो तो बराबर मूल आता है और डी बड़ा हो तो अलग अलग मूल आता है। तो बोला समान मूल, समान माने बराबर मूल आ रहा है, पुनरावृत्ति माने एक एक आ रहा है, तो डी बराबर 0 होगा तब एक एक आ रहा है। ठीक है, तो डी बराबर 0 आंसर इसका होगा। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 का विविगितर माने डी बोल रहा है बाबू। ठीक है, डी है, डी कितना है तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक, b² माने 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4ac 4a में कुछ नहीं तो 4a रहेगा और c में 4 है तो 4 चौके 16, 25 में 16 घटाइए कितना हो जाएगा 9, 9 6 15 9 होगा तो डी 9 आंसर है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में देखिए 9 दिख रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। इसका विविगितर क्या है? विविगितर माने वह डी है, विविगितर हाँ विविगितर क्या डी क्या है तो डी बराबर b² - 4ac। b² b में देखिए स्क्वायर b में स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 -4 ac a में है 3 a में 3 गुना हो जाएगा c में 1/3 3 3 कट गया तो बच गया 4 -4 यहाँ और 1 4 का 4 4 का 4 माने 0 तो डी बराबर हो गया 0। ठीक है, तो बस सिंपल क्वेश्चन ये चौथा 17 हो गया। 18 नंबर में है 3x² - 2x + 1/3। क्वेश्चन वो सेम है, बस इसमें मूल निकालने वाला है। ठीक है, मूल क्या होगा तो मूल क्या होगा वो बताना है। तो डी अभी निकाले थे तो बार बार कहाँ निकाले, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो डी तो 0 आया था तो 0 हो गया, तो मूल क्या होगा बाबू, तो जब भी 0 हो तो मूल एक एक होता है। तो ऑप्शन में देखिए एक है 1/2 1/2 है 1/3 1/3 है, दो है। तो चलिए मूल निकाल लेते हैं। मूल का फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a -b -2 है तो माइनस यहाँ का और यहाँ का माइनस, तो माइनस +2 हो जाएगा +√d, डी आया था 0 तो 0 2 a है 3। ठीक है, 0 में 0 खत्म हो गया वो तो 2 बटा क्या हो जाएगा 2 तिया 6 है बराबर क्या हो जाएगा 2 तिया 6 कटेगा तो 1/3 तो 1/3 को ही 2 बार लिख देंगे, मूल 2 हो गए बराबर 1/3। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए विविगितर हाँ 19 नंबर में है kx² + 4x + 1 बराबर 0। मूल समान हो तो के मूल समान हो तो के का मान निकालना। ठीक है, समान माने क्या होता है बराबर, मूल बराबर है तो मूल बराबर कब होता है जब डी बराबर 0 हो। तो कर देते हैं डी बराबर 0, डी का फॉर्मूला b² - 4ac बराबर 0। b² b में है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 -4 ac a में है k तो k c में 1 है तो 1 बराबर 0। तो 4 का 4 ये गुना होगा ना तो 4 का 4 k है माइनस में और इधर 16 बराबर 0। ये -4 के उधर जाके +4 के हो जाएगा, ये 4 चौके 16 कट जाएगा तो 4 बच गया के बराबर हो गया है। कोनो दिक्कत है का? 20 नंबर है बाप, और 20 क्वेश्चन अभी है। x² - 3x - 10 बराबर 0। मूल निकालना है बाबू, इसका भी मूल निकालना है तो सबसे पहले d निकालेंगे, b² - 4ac करके b² मैंने 3 3 9 -4 1 4 c 4 चाहिए 40 तो गड़बड़ हो गया है, ये प्लस हो गया। एक बार देख ली b² - 3 3 9 -4 a में कुछ होने तो 1 है, c में -10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस 4 देंगे 40। ठीक, तो 40 और 9 49 तो डी 49 आ गया है। हाँ डी 49 है। अब मूल निकालते हैं। मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। तो -b है, माइनस में b है तो +b हो जाएगा 3 +3 + -√d, d है 49/2a है कुछ होने 1 तो 3 ± 49 सती 49/2 का 2। तो एक बार जोड़ देंगे और क्या करेंगे एक बार घटा देंगे 7 3 10/2 हो जाएगा बराबर -4/2। काटेंगे 2 बचे 10 2 2 4 तो 5 और ये -2 5 और -2 ऑप्शन देख लीजिए कौन सा -2 5 और -2 यानी -2 5 ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक,
21 नंबर देखिए, ये 5वां चैप्टर पहुँच गया है, ठीक है। एपी वाला, एपी 3 1 -1 -3 डॉट 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 ए और सार्वंतर क्या होगा, ए और डी निकालना है। ए माने पहला पद तो 3 है, सार्वंतर माने क्या होता है A2 - A1, यानी दूसरा पहले घटा, ये दूसरा है 1 माइनस पहला 3, तो 1 माइनस 2, तो 3 - 2। ऑप्शन देखिए 3 - 2 बी नंबर ऑप्शन में है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी 21 18 15 बराबर बराबर बटा कौन सा पद शून्य यानी 0 है, 0 कौन सा पद शून्य यानी an 0 वाला हमको निकालना है। कौन सा पद 0 है, n निकालना है, n बराबर 0 करना है, रखना है, ठीक है। और यहाँ से a देखिए क्या होगा, ए हो जाएगा बाबू, एक पहला पद 21 और डी का होगा दूसरा माइनस पहला, तो 18 में 21 घटाइए, 18 19 20 21 -3, ठीक है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी बराबर 0 करना है, क्योंकि 0 कौन सा में है उसको बताना है, ठीक है। तो ए में 21 है, 21 रखेंगे, n माने नंबर तो हमको निकालना है, कौन सा नंबर में 0 आता है, तो n को n रहेंगे, रहने देंगे। डी में -3 है बराबर 0, ये 21 प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये -3 गुना में है, -21 हो गया, ये 3 ब्रैकेट में गुना में है, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो -21 भागा -3, माइनस कटेगा, 3 से 21 7 बच जाएगा, और ये -1 उधर 7 तरफ जाके +1, तो 8 हो गया आंसर है। कोनो दिक्कत है क्या? 8वां पद यानी सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए। 23 नंबर देखिए, 7 13 19 बोला है डॉट 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 205, कितने पद है, कितने पद है यानी कितने आदमी हैं कितने आदमी हैं माने एन निकालना बाबू है, कितने आदमी है माने नंबर ऑफ आदमी, नंबर ऑफ पद एन। ए देखिए यहाँ से ए 7 हो गया, डी बराबर 13 - 7, तो 5 है 9 है, 7 3 10 3 3 6 होगा, 6, और लास्ट वाला कहाँ होता है ए एन बोलते हैं, एन सब दो लेते, एन कहाँ को नहीं निकलेगा है। एन बराबर फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी बराबर ये दिया हुआ है 205। ए देखिए कितना है 7 प्लस n नहीं निकाल दिया है, छोड़ दीजिए, डी कितना है 6 बराबर 205 है, 7 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, होगा कि ना माइनस, 6 गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, ऐसा नीचे आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा n - 1, उसको हटाइए, 205 में 7 घटाइए, 100 97/6 होगा, 97 नहीं 98 होगा, हैं 98 होगा, काटिए 6 से कट जाएगा, 6 × 6 = 18, 1 गया 18 हुआ, 6 × 18 33 हुआ बाबू, 33, ये -1 है, +1 इधर जाकर होगा 34 हो जाएगा। 34वां पद 33 1 34 तो 35 लिख दिए, 34वां पद है, ऑप्शन देख लीजिए 34 बी नंबर ऑप्शन सही है। 6 से विभाजित 40 धन पूर्णांकों का योग देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 से विभाजित 6 से देखिए 24 नंबर क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा, 6 से विभाज्य 40 को धन पूर्णांक, 40 को पूर्णांक 6 से विभाजन, 6 का पारा में 6 दूनी 12 6 × 18, इस तरह से डॉट 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 कितना को काट हो, तो 1 2 3 को यहाँ दिख रहा है, लेकिन n बराबर 40 को बोला है, तो n बराबर हो जाएगा 40, तो 40 को ऐसा है 6 दूनी 12 6 × 18 6 × 24 6 × 30 6 इस तरह से करते 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 40 को है, 40 को जोड़ देंगे तो कतई होगा ये बताना है, 40 को है जोड़ निकालना बाबू, योग को फॉर्मूला होता है SN लिखते हैं, SN सम ऑफ नंबर यानी सब नंबर का जोड़, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए n दिया हो 40/2, 2a है कहते 6 प्लस n है 40 - 1 डी कहते हैं 12 में 6 घटाइए 6 है 40/2 यानी 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 40 में घटेगा तो 39 गुना 6 हो जाएगा, ये 20 12 प्लस 6 9 54 6 12 6 18 19 20 21 22 23, ये इतना होगा, जोड़िए इसको 20 गुना 4 और 2 6 3 और 1 4 और 2 246, 20 से गुना करेंगे 6 0 0 6 दूनी 12 4 दूनी 18 1 9 2 दूनी
4, 49 20 आंसर है कि नहीं? हाँ, सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए है 49 20। कोई दिक्कत नहीं, एस एन निकालना था योग बोला, जोड़ माने एस एन है। 26 नंबर, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बाहु समबाहु माने सब जिसका भुजा बराबर हो, समरूप एक जैसा दिखता है, ठीक। तो वो याद करने वाली चीज़। 26 नंबर देखिए, ABC में ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये ऐसा वाला है, ऐसा ये अनुपात वाला एक लाइन यहाँ है, ABCDE है। तो इसमें कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? BD 7.2 है, BDE 7.2 है, और AE है 1.8, EC है ये वाला 5.4। तो ये AD निकालना है। तो ये अनुपात बराबर होता है AD जो है बटा होगा ये 7.2 बराबर इधर से AE यानी 1.8 बटा ये वाला 5.4। तो ये पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 18/54, और ये 7.2 भाग में है, इधर आके हो जाएगा गुना 7.2। तो AD निकल गया, ठीक। पॉइंट यहाँ से हटाइए तो एगो 0 लग जाएगा। अब काटिए, 18 तो 54, अरे 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 7, 3 चौको 12, अरे 10 यानी एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 2.4 आंसर, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस जिस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी होगा, एकदम नहीं समझ आ रहा होगा कि का कर दिए, हम इसको सोच रहे हैं कि आप एक बार चैप्टर पढ़ चुके, इसलिए रफ्तार से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में दे रहे हैं, ठीक है। हर बार 5 सेट, 5 सेट में पूरा कंप्लीट चैप्टर है, जो जितना पढ़ना है टर्म 1 में, तो एक वीडियो में सारा क्वेश्चन दे रहे हैं। तो रफ्तार रहेगा ही थोड़ा सा, जिसको विस्तार से समझना हो, एकदम अंदर तक समझना है, गहराई तक समझना है, तो सब मिल करके कमेंट करिएगा कि ये चैप्टर पढ़ाइए, तो मिल जाएगा चैप्टर, ठीक। ऐसे देहाती में एकदम समझा दे। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो समरूपता कसौटी क्या होगा? तो समरूपता कसौटी एंगल दो कोण बराबर है, तो एंगल समरूपता कसौटी से वो समरूप होगा। देखिए याद रखिएगा, समरूपता कसौटी है, सर्वांग समता का कसौटी पूछता तो एंगल साइड एंगल होता है, या साइड एंगल साइड ऐसा हो सकता है, साइड भी हो सकता है, लेकिन ये समरूपता कसौटी है, इसलिए इसमें 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एंगल भी हो सकता है समरूपता कसौटी में। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन त्रिभुज के सर्वांग समता कसौटी नहीं है? कसौटी कौन नहीं है वो बताना है। तो देखिए, पहला एंगल और साइड, तो साइड समरूपता कसौटी है बाबू, है ना। और लेकिन एंगल ये दूसरा ऑप्शन में है, ये समरूपता कसौटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिसका तीनों एंगल आपस का तीनों एंगल से बराबर है, वो कोई जरूरी नहीं उसका भुजा बराबर हो, या कोई जरूरी नहीं कि वो पूरा सर्वांग सम हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसका भुजा इसका भुजा, तीनों संगत भुजा एक दूसरे त्रिभुज का बराबर है, तो समरूप हो सकता है, सर्वांगसम हो सकता है। लेकिन तीनों एंगल का दूसरे त्रिभुज के बराबर है, तो वो सर्वांगसम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, एक त्रिभुज ऐसा है, ये मान चलिए ऐसा ही मान चलिए ना, ठीक है। और एक त्रिभुज है ये, तो ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल तो बराबर हो जाएगा दोनों का, लेकिन ये त्रिभुज देखिए इतना बड़का और ये इतना बड़का, तो इसको यहाँ ढकेंगे तो ढप आएगा, सर्वांगसम होगा? दोनों नहीं होगा। लेकिन इसका एंगल देखेंगे तो तीनों के एंगल बराबर है, ठीक है। तो तीनों एंगल आपस में बराबर रहने से सर्वांगसम नहीं हो सकता है, इसलिए ये एंगल जो है, 3 एंगल दिया हुआ है, ये समरूपता का कसौटी नहीं है, ठीक है, समरूपता कसौटी नहीं है। 29 नंबर है, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है, तो ये त्रिभुज निश्चित ही सर्वांगसम होगा। तो 2 समरूप त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात भी बराबर है, यानी क्षेत्रफल अनुपात बराबर है, तो वो सर्वांगसम होगा, वो सर्वांगसम इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ABC बोला है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C समकोण है, मैंने समकोण बोला है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री C है, तो बाकी का होगा ABC, इस तरह से होगा। बोला C समकोण है, C का है समकोण है, तो कौन सा कथन सही है? तो C समकोण है, तो इसमें समकोण है बाबू, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, तो ये तिरछा लाइन है, तो ये तो बड़ा होगा,
तिरछा लाइन तो हमेशा बड़ा रहेगा दोनों से, तो दोनों से ये बड़ा है, माने ये दोनों आपस में बराबर होगा, तब ना समद्विबाहु है। समद्विबाहु होने का दो को बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर है। कौन बराबर? AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब पाइथागोरस फार्मूला याद कीजिए, पाइथागोरस में होता है बड़का वाला स्क्वायर। पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है कि बड़का वाला का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका के स्क्वायर का जोड़, यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। कल याद करवाए थे शॉर्टकट तरीका, बड़का वाला बराबर दोनों छोटका का जोड़, और छोटका निकालना हो तो बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, ई वाला छोटका निकालना है तो भी बड़का स्क्वायर माइनस ई छोटका स्क्वायर। ठीक, तो इसमें ये एक फार्मूला हो गया। अब AC और BC तो बराबर है, देख रहे हैं AC BC बराबर है, तो AC की BC की जगह पे AC लिख सकते हैं, AC प्लस AC स्क्वायर कहा कि दिए तो बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ऑप्शन देखिए तीसरा नंबर में है कि नहीं? हाँ है, तो ये ऑप्शन सही है। 31 नंबर में है ABC में AB AC BC दिया है, तो B का मान निकालिए। चलिए 31 नंबर में क्या बोला है? त्रिभुज में AB 7 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर और BC 24 सेंटीमीटर है, तो एंगल B, तीन को भुजा देकर के एंगल पूछ दिया है, तो गड़बड़ है। भुजा देके एंगल पूछ दिया है, तो भुजा देके एंगल पूछ दिया है, तो भुजा देकर एंगल तभी बता सकते हैं जब ये समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो ये एंगल B जो पूछ रहा है वो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री इसका आंसर डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन समकोण है कि नहीं इसको बता पहले प्रूफ कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज के लिए कहा जाने कि बड़का स्क्वायर जो होता है यानी कर्ण का स्क्वायर दोनों आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले बड़का कर्ण बड़का वाला होता है, तो सबसे बड़ छाटिए, बड़ 25 है, तो 25 स्क्वायर इधर होगा, बाकी छोटका वाला इधर, दोनों छोटका का स्क्वायर का जोड़ इधर करिए, और देखिए बराबर अगर आया तो कहेंगे हाँ समकोण है, समकोण है, तो फिर 90 डिग्री होगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़िए 6 9 6 15 7 3 10 11 12 5 8 6, देखिए 625 आ गया। मतलब क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ये कर्ण है, AC क्या है? कर्ण, तो AC कर्ण बनाइए, कर्ण माने तिरछा वाला लाइन, ये AC कर्ण हो गया AC, तो B 90 डिग्री होगा, तो B पूछा कतई होगा तो 90 डिग्री होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, बत्तीस क्वेश्चन कहा है किसी विरीत का स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रक्षेपित करते हैं? तो किसी विरीत का स्पर्श रेखा, विरीत है उसका स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रक्षेपित करते हैं, एक आंसर होगा। ठीक है, 33 नंबर, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और P के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन में है एक वृत्त है, हाँ वृत्त बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा बिंदु इसमें है P से, स्पर्श रेखा ये है, स्पर्श रेखा ये केंद्र हो गया, P से वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और P की दूरी केंद्र से, ये केंद्र है तो इससे दूरी P की 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताना है। त्रिज्या माने का ये वाला, ये ना त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या बताना है। तो ये देखिए आधार ये लंब, ये तो फिर से हो गया त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये बड़का तिरछा वाला स्क्वायर दोनों छोटका का जोड़ के बराबर, अरे छोटका निकालना है तो छोटका निकालने के लिए क्या? बड़का माइनस छोटका, रूट अंडर लगा देंगे, स्क्वायर उधर जाकर रूट होता है, तो रूट अंडर बड़का का स्क्वायर माइनस इस छोटका का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49, 7 दूनी 14, 1 14, 15 16 17 18, 1 1 1 और 1 2, 289 होगा 17 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 625, घटाइए, 9 में 5 घटाएंगे 4, 8 में 2 घटाएंगे 6, 64 है। कने रे ई का लिख दी, 615 का स्क्वायर 225 होता है ना, तब कहे हाँ, तो ये 64 होगा घटाने से, और 8 8 64, इसका ये हटाएंगे तो 8, रूट हटाएंगे तो 8 होगा, 8 8 64, तो 8 सेंटीमीटर इसको त्रिज्या हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में TP TQ और O किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PO
क्यू 110 सेंटीमीटर हो तो टी, अच्छा चलिए वृत्त बना लेते हैं। वृत्त के दो स्पर्श रेखा है, वृत्त है ये, वृत्त है, इसका दो स्पर्श रेखा है, एगो कहाँ गया, टीपी और टी क्यू, ऐसा होगा, ये P ये Q और ये T, TP और TQ, ठीक है, TP और TQ, कोई दिक्कत नहीं है। TP और TQ O केंद्र O वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110 है, ये O है, POQ ये वाला 110 सेंटीमीटर, ये केंद्र से ये त्रिज्या जो है और उससे स्पर्श रेखा जाने वाला जो होता है ये 90 डिग्री होता है, ये पता है। तो इधर भी 90 डिग्री है, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में भी देखे थे, स्पर्श रेखा जो है, अरे त्रिज्या से देखेंगे तो स्पर्श रेखा त्रिज्या जो है वो 90 डिग्री में कटता है, तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 2 90 है और 110 है। हमको निकालना है PTQ, PTQ आराम से निकलेगा, 2 90 है वो 110, तो ये निकल जाएगा। कहा कि 1 2 3 4 चार वो कोना यानी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, तो चारों को जोड़ दीजिए, एगो 90 कितना, एगो 90 प्लस 110 प्लस फिर से एगो 90 प्लस ये वाला नहीं है यानी PTQ नहीं दिया हुआ है, बराबर बराबर ये निकालना है 360, जोड़िए 90 90 180, 180 और 10 190 और 100 290, 290 प्लस PTQ बराबर 360, तो PTQ बराबर 360 और ये माइनस 290, प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस की 0 0 माइनस, तो 0 हो गया, 16 में 9 तो 7 9 7 16, 2 में 2 0, 70 डिग्री हो गया इसका आंसर, ठीक 70 डिग्री हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन सही है। अगला 35 नंबर, और 35 नंबर देखिए, किसी वृत्त का स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के केवल खाली स्थान बिंदु पर परिचित, स्पर्श रेखा एक के बिंदु पर परिचित करता है, तो एक आंसर होगा, ठीक है, एक आंसर होगा वहाँ पे। 120 केंद्रीय कोण और 60 डिग्री त्रिज्या वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 36 नंबर में है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है, कल भी बताए थे, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर दिया हुआ कितना देख लीजिए 7 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, थीटा दिया हुआ 120 डिग्री और नीचे है 360, तो 0 0 कटेगा, 12 3 36 भी कट जाएगा, 7 7 भी कट जाएगा, तो 22 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15, 154 और बटा नीचे बच गया 3, ठीक, तो 154/3 आंसर है, हाँ दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर में एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि दिया हुआ है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, दिया हुआ 22, 2 पाई आर यानी 2 पाई का मान 22/7 आर बराबर 22, ये 22 कट जाएगा, तो यहाँ 2/7 है, आर बराबर उधर चल जाएगा बराबर से उधर, 7 ऊपर 2 नीचे, तो ये त्रिज्या हो गया। अब हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर नहीं था इसलिए आर इस तरह से निकाल दिए, ठीक है। चतुर्थांश क्या होता है, तो वृत्त का चौथा भाग, वृत्त के 4 भाग करेंगे तो ये सबको हटा दीजिए, तो ये एक जो भाग है उसे वृत्त का चतुर्थांश कहेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका चौथा भाग है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, तो 1/4 पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर आया 7/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 7 7 कट जाएगा, ये 2 2 2 1 कट जाएगा, तो 11 7 77 ऊपर बच गया, और नीचे 2 और 4 2 चौका 8, इसको भाग दीजिए, 8 9 72 पॉइंट 2 14 75 76 77 5 बजा, 8 7 56 8 6 48, इस तरह से आते रहेगा, तो 9.6 कहीं पे देखिए 9.6, हाँ 9.625 है पहला ऑप्शन। तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्तीय है, तो इसमें जो कोण एंगल बन रहा है वो क्या होता है, तो ये क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 को बोलते हैं समपूरक कोण, क्या बोलते हैं, रैखिक कोण या रिजु कोण, तो ऑप्शन में है ये नहीं वैसा कोण, तो इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में न्यून कोण है, न्यून कोण बोलते हैं 90 से कम, सम कोण है जो 90 को कहते हैं, और अधिक कोण है जो 90 से अधिक को कहते हैं, लेकिन 180 से कम को कहते हैं, 180 गुला का नाम ही नहीं है। 39 नंबर में यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 12 है,
तो दीर्घ विरीत खंड का क्षेत्रफल, विरीत खंड का क्षेत्रफल बोला है तो ये विरीत खंड का क्षेत्रफल हो गया। तो ये छोटका वाला लघु विरीत खंड का क्षेत्रफल, इधर वाला बड़ा वाला तो ये दीर्घ हो गया मैंने बड़का और ये लघु। तो लघु विरीत खंड का क्षेत्रफल, ये वाला का क्षेत्रफल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बकिया का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बड़का का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, तो विरीत का क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे, विरीत का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये छोटका का विरीत क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो टोटल के क्षेत्रफल भी छोटका घटाएंगे तो बाकी बच जाएगा है। तो वही करेंगे, क्या करेंगे, विरीत का वृत्त लिखते हैं, विरीत का क्षेत्रफल माइनस लघु विरीत खंड का क्षेत्रफल, विरीत खंड का क्षेत्रफल। तो विरीत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु विरीत खंड का क्षेत्रफल दिया होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 आर स्क्वायर, आर माने त्रिज्या दिया हुआ है, कहाँ गया 7 सेंटीमीटर। तो आर 7 2 माइनस 12 ठीक। अब ये कट गया 7 कट गया, 22 7 149 माइनस 12, 2 में 2 घटाएंगे 2, 5 में घटाएंगे 4, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए दूसरा ऑप्शन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की ओर चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री अंतरित करता है। चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा / 360, या इसको काट देंगे तो 2 1 2 2 8 16 2 0 0, यानी πr थीटा / 180 भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में रखते हैं, पाई का मान 22/7, आर मानी त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है यानी एंगल है 30 डिग्री, नीचे है 180। काटिए 0 0 कटिए, 6 × 18, 3 × 7 21, 7 7 कटिए, 22 खाली बच गया ये, ठीक। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिएगा, ताकि लगातार हम आपके साथ ऐसे ही बने रहें, ठीक है। तो चलिए, अगर चैप्टर वाइज भी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, है ना, हम कमेंट का इंतजार करेंगे। ज़्यादा कमेंट आएगा तो चैप्टर वाइज भी शुरू कर देंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।